हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे आप सभी होता है कि जेईई मेंस 2026 का जो फाइनल रिजल्ट है आपका आ चुका है। आप में से जितने भी स्टूडेंट ने इस बार 2026 में जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, उनका अपनी कैटेगरी के अनुसार आपका रैंक भी आपको मिल गया होगा। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपनी सीआरएल रैंक यहाँ पे मिल चुकी होगी। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं, तो सीआरएल रैंक के साथ साथ आपको अपनी कैटेगरी रैंक भी यहाँ पे मिल चुकी होगी। अब ये कैटेगरी के रैंक के अनुसार आपका एडमिशन कराया जाता है। अब एडमिशन के लिए आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। अगर स्टेट लेवल पे काउंसलिंग की बात करते हैं तो हर स्टेट में आपकी अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू आपके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट की एडमिशन होती है। साथ ही साथ एक नेशनल लेवल की काउंसलिंग होती है, जो कि आपका सीएसएबी काउंसलिंग होती है और जोसा काउंसलिंग होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, इसी टॉपिक्स पे होने वाला है कि जोसा काउंसलिंग एंड सीएसएबी काउंसलिंग क्या होता है, और इसके बारे में आज के समय हम काफी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इतनी सरल भाषा आपको सारी चीजें बताने वाले हैं ताकि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जोसा काउंसलिंग एंड सीएसएबी काउंसलिंग होती क्या है। ठीक है, अब आपको काउंसलिंग की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, अब अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआईटी कॉलेज में, ट्रिपल आईटी कॉलेज में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, तो इसके लिए आपको जोसा काउंसलिंग या फिर आपको सीएसएबी काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही काउंसलिंग के बारे में काफी डिटेल्स में बात करेंगे। अब जैसे कि आपने जेईई मेंस 2026 अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल के थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से ही आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जेईई मेंस 2026 का एग्जाम आपने दे दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं ना, फॉर एग्जांपल के लिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अपनी सीआरएल रैंक, ठीक है, सीआरएल रैंक आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी। ठीक है, जनरल के लिए सिर्फ एक ही रैंक मिलती है जो आपकी सीआरएल रैंक होती है। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से आते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप ओबीसी से आते हैं या फिर एससी एसटी से आते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी सीआरएल रैंक तो आपको मिली होगी, साथ ही साथ आपको अपनी कैटेगरी रैंक भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, कैटेगरी रैंक भी आपको यहाँ पे मिलती है। अब ये रैंक जो होती है ना, यही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन से कॉलेज में कौन सी आपको ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, इसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब काउंसलिंग में होता क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप एडमिशन कहां पे लेना चाहते हैं। अब देखो, जोसा काउंसलिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग क्या होता है। तो जोसा काउंसलिंग ज्वाइंट सेट आपका अथॉरिटी होता है। ठीक है, ये भारत द्वारा, सरकार द्वारा चला जाता है। ठीक है, ये नेशनल लेवल की आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, इसके थ्रू आप कहां से एडमिशन ले सकते हैं, भारत के जितने भी आईआईटी कॉलेज है, आप कितने आईआईटी कॉलेज है वो भी हम बात करेंगे, उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलती है वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो आईआईटी कॉलेज में, एनआईटी कॉलेज में, ट्रिपल आईटी कॉलेज में, या फिर जो आपके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो जोसा काउंसलिंग देना कंपलसरी होता है। देखो, जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है ना, वो स्टेट लेवल की जितनी भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए बेसिकली आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन अगर आपको नेशनल लेवल के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एनआईटी में लेना है, ट्रिपल आईटी कॉलेज में लेना है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो जोसा काउंसलिंग या फिर सीएसएबी काउंसलिंग से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेंस और जेईई एडवांस का दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपने जेईई मेंस का, जो आपने जेईई मेंस की हम अगर बात करते हैं, जेईई मेंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेईई मेंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट कौन कौन सा यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एनआईटी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड जो आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है ना, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप आईआईटी कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटी में, यानी कि आप सभी में एडमिशन ले सकते हैं। ये चारों जो आपके कॉलेजेस हैं ना भारत के, इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है। अगर आपने सिर्फ जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कहां पे एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी कॉलेजेस में छोड़ के बाकी सभी, एनआईटी में, आपके ट्रिपल आईटी में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, इन सभी में एडमिशन आप ले सकते हैं। सो ये थोड़ी सी बेसिक्स डिफरेंस होती है जेईई मेंस वाले स्टूडेंट और जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये आई होप आप अच्छे से समझ होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स क्या मिलती है। तो जो जोसा काउंसलिंग होता है ना, इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है। आईआईटी कॉलेजेस में कितनी नंबर ऑफ सीट है, 17,000 प्लस सीट्स आपको यहाँ पे आईआईटी कॉलेजेस में देखने को मिल जाती है। एनआईटी कॉलेजेस में 24,000 प्लस सीटें हैं। ट्रिपल आईटी जो आपके कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपके 8,000 प्लस सीट्स हैं। गवर्नमेंट फंडेड जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसमें आपके 9,000 हैं। यानी कि आपकी जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो आपके नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिलती है, वो टोटल है 58,000 प्लस सीट्स, जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं। ठीक है, भारत में जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, उनमें नंबर ऑफ सीट्स होती है, लिमिटेड सीट्स होती है। जैसे कि अगर आप आईआईटी कॉलेजेस में किसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आईआईटी के जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, उसमें लिमिटेड सीट्स होती है। हो सकता है कि आपके वहां पे 180 सीट्स हो, 60 सीट्स हो, 90 सीट्स हो, या फिर 300 प्लस सीट्स हो। इस प्रकार से नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे होती है। तो टोटल आईआईटी कॉलेजेस में कितनी होती है, 17,000 है, एनआईटी कॉलेजेस में 24,000 है। इसी को टोटल मिला के 58,000 टोटल सीट्स है जो आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन यहाँ पे देती हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तो जोसा काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है ये थोड़ा सा ध्यान से
देखिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेईई मेंस के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा अपना जोसा काउंसलिंग के लिए। अब आपका रिजल्ट आ चुका है एंड जोसा काउंसलिंग आपकी जैसे ही स्टार्ट होगी वो डेट भी हम आपके बता देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ता है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जोसा काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली यहाँ से अप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है या फिर जेईई एडवांस का दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका रिजल्ट जो है जेईई मेंस का आ चुका है तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जोसा काउंसलिंग के साथ साथ यहाँ पे जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। कहां से करना पड़ता है, जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक ही बार मिलता है, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दे चाहे एडवांस का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम होता है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, आपका पासवर्ड एंड पर्सनल डिटेल जिसमें आपका नाम हो गया, आपके पेरेंट्स नाम हो गया, ठीक है। आप किस कैटेगरी से आती हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे फिल करना पड़ता है, ठीक है। अब जोसा काउंसलिंग के साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये होता है सबसे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन जैसे आप कर लेंगे, देन आपका चॉइस फिलिंग होता है और चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी जो रैंक आई है, सीआरए रैंक जो आपका आया हुआ है, उसके अनुसार कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको चॉइस फिलिंग में यहां पे आपको फिल करना पड़ता है। इस स्टेप में आपको कॉलेज और अपनी ब्रांच को चूज करना पड़ता है, यानी कि आपका जो रैंक आया हुआ है या फिर आपकी जो आपकी सीआरए रैंक वगैरह आपको मिली हुई है, कैटेगरी रैंक आपको मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्लस आपको कौन से यहां पे ब्रांचेस मिल सकती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है, आईटी मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल सकती है। ये आपको चॉइस फिलिंग के दौरान अपना फिल करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यहां पे हम आपको 3 कॉलेजेस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कौन सा लगता है, आप आईआईटी बॉम्बे आपको अच्छा लगता है, आईआईटी दिल्ली अच्छा लगता है और एनआईटी त्रिची लगता है, ठीक है। अब तीनों में आप कॉलेजेस को आपने चूज कर लिया और तीनों के अनुसार अपने यहाँ पे ब्रांचेस भी, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो ये आप खुद से डिसाइड आपको करना पड़ता है। तो ये जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपके रैंक अनुसार कौन से कॉलेजेस में बेस्ट हैं, कौन से कॉलेजेस के आपको मिल सकते हैं, जो मिल सकते हैं उन्हीं कॉलेज को आपको चूज करना है और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना उसे आपको टॉप पे रखना है, बाकी कॉलेजेस को नीचे रखना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ चॉइस में प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सबसे ऊपर रखना है और ऊपर वही कॉलेजेस रखना है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, ठीक है। ये 2-3 स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जब आप अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जाएं तो कम से कम 5 कॉलेजेस को आप अपने डिसाइड कर ले कि ये 5 कॉलेजेस है जिसमें मुझे एडमिशन लेना है। अब जैसे कि आप किसी एनआईटी कॉलेज को या फिर आईटी कॉलेज को आप प्रायोरिटीज में रखते हैं तो उसमें आपको कौन सा बेस्ट ब्रांच आपके कैटेगरी अनुसार मिल सकता है उसको भी आप फोकस करके रखना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग ये आपका बेसिकली होगा, ठीक है। आई होप इसके बारे में आप अच्छे से समझ होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आने वाले हैं जिसमें आप चॉइस फिलिंग के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होता है। देन अपनी चॉइस को आपको लॉकिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है चॉइस भरने के बाद ना लॉक करना भूल जाते हैं, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, लॉक अगर आपने नहीं किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका लास्ट डेट पे वो लॉक कर देगा, ठीक है। तो अगर आप अपना चॉइस फिलिंग एक बार कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो लास्ट डेट होता है जोसा काउंसलिंग की अप्लाई करने का वो लॉक नहीं करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करना है तो आप आसानी से, अगर आपने लॉक नहीं किया हुआ है तो चेंजेस भी चॉइस फिलिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। सीट अलॉटमेंट वाला जो राउंड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी रैंक, कैटेगरी और यहाँ पे फाइल चॉइस आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके आधार पे ही आपको सीट्स यहाँ पे मिलती है। अब ये राउंड जो होता है ना, पहले क्या होता था, ये 6 राउंड का होता था, लेकिन अभी ये सिर्फ 5 राउंड का होता है जोसा काउंसलिंग का, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, अब सीट जो भी आपको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 5 कॉलेजेस को चूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कॉलेज होगा, ये आपका दूसरा होगा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा और ये आपका 5वां कॉलेज होगा, ठीक है। अब इन कॉलेजेस में आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। पहली बार में हो सकता है कि आपको क्या मिला, पहली बार में आपको चौथा कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब आपको इसमें हो सकता है कि चौथा कॉलेज आपको पसंद आ जाए और इसमें जो आपको ब्रांच चाहिए थी वो ब्रांच भी आपको मिल गई है, तो ये आपका चौथा कॉलेज ही आपको लॉक कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चौथा कॉलेज नहीं चाहिए था, आपको यहाँ पे पहला या फिर दूसरा कॉलेज चाहिए था, ठीक है। तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपको तीसरा कॉलेज मिल जाए या फिर आपको ये दूसरे नंबर वाला जो कॉलेज है जो आपने डिसाइड किया था, सबसे बेस्ट कौन सा कॉलेज आपने चूज किया है, आपने सबसे ऊपर आपने ये रखा हुआ है सबसे बेस्ट कॉलेज है, ये आपके दूसरे नंबर पे है, ये आपका तीसरा, ये चौथा है और ये 5वां है। सीट अलॉटमेंट में यही आपका होता है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे आपको फ्रीज करना पड़ता है, कैसे आपको स्प्लिट करना पड़ता है, वो भी आपको चीजें समझाएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि आपने 5 कॉलेजेस को आपने चूज किया और 5 कॉलेजेस में से आपको कौन सा कॉलेज मिला, चौथा मिल गया या फिर 5वां कॉलेज मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज चाहिए था, आपको तीसरा चाहिए था या फिर दूसरा चाहिए था, तो आप जोसा काउंसलिंग के जो सीट अलॉटमेंट वाला राउंड होता है, आप दूसरे राउंड के लिए जा सकते हैं, तीसरे राउंड के लिए जा सकते हैं, चौथे राउंड के लिए जा सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 राउंड यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आई होप इसके बारे में अच्छे से आप समझ होंगे। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं सीट एक्सेप्टेंस एंड फीस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फीस लगती है ना जोसा काउंसलिंग के बाद, जब आप अपना सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब आपको फीस पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 5 कॉलेजेस को चूज किया, 1 नंबर, 2 नंबर,
नंबर 3 एन 4 एन 5, ठीक है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे ताकि जी आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। आपको कौन सा कॉलेज चाहिए था, हो सकता है कि आपको जैसे आपने सीट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया और आपको दूसरा नंबर का जो कॉलेज है वो आपको मिल गया, ठीक है। आपको पहले नंबर का कॉलेज चाहिए था, लेकिन दूसरा कॉलेज भी जो आपने चूज किया वो भी काफी बेस्ट है और उसमें अच्छी ब्रांच आपको मिल जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ती है, जिसके लिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं तो 35,000 रुपए और एससी कैटेगरी आते हैं तो 15,000 रुपए ये आपको पे करना पड़ेगा। इससे होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बार बार चेंज कर रहे होते हैं, तो ये फीस आपको पे करने के बाद आपको उस कॉलेज में उस ब्रांच में जो आपका होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका वो सीट हो जाएगा, परमानेंट आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा 35,000 रुपए। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 15,000 रुपए उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपकी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जेईएमएस प्लस आपका अगर आपने एडवांस का दिया हुआ है तो एडवांस का स्कोर कार्ड देना पड़ेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ठीक है। ये वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आपको कॉलेजेस में आपकी जो होती है नेक्स्ट राउंड के लिए आप यहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं फ्रीज, फ्लोट एंड स्लिट का ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब थोड़ा सा आपको फिर से समझा देते हैं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर का ये कॉलेज है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फ्रीज क्या होता है, फ्रीज क्या होता है कि जैसे कि आपने किस कॉलेज के लिए अप्लाई किया, आपने सीट आपका जो होता है सीट अलॉटमेंट का राउंड में आपका दूसरे नंबर का आपको कॉलेज यहां पे मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरे नंबर का कॉलेज आपको मिल चुका है और आप उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में जो आपको ब्रांच मिला हुआ है, हो सकता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए, और दूसरे नंबर का भी कॉलेज आपने बेस्ट कॉलेज को चूज किया था तो आप उसी कॉलेज को लेना चाहते हैं, तो दूसरे कॉलेज का जो सीट है वो आपको लॉक कर देना है। और जैसे आप लॉक करवाना चाहते हैं तो लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 35,000 रुपए जैसे मैंने बताया कि जनरल ओबीसी के लिए, और 15,000 रुपए जो आपके एससी कैटेगरी वाले होते हैं वो आपको पे करने के बाद वो सीट और उस कॉलेज में उस ब्रांच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीज का, ठीक है। वही सीट आपको जो आपको मिला हुआ है, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कराना है, कोई भी अपग्रेड नहीं कराना है, वही सीट और वही कॉलेज आपको चाहिए, उसी कैटेगरी के जो भी आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल रही हैं सभी चीज आपकी अच्छी हैं, तो आप वहां पे अपना फ्रीज कर देना है और फ्रीज करने के बाद पैसा आपको पे कर देना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका फ्लोट राउंड का, यानी कि आपने जो सीट यहाँ पे ले लिया हुआ है ना, वो आपने क्या किया हुआ है, आपको सीट यहाँ पे अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और लेकिन आपको बेटर कॉलेजेस के और भी तलाश में है, यानी कि आपको जो सीट मिली है फॉर एग्जांपल के लिए आपको दूसरे नंबर कॉलेज के बजाय आपको चौथे या फिर 5वां कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। आपको ये कॉलेजेस भी पसंद है क्योंकि आपने सिर्फ 5 कॉलेज को चूज किया था, ये कॉलेजेस भी आपको पसंद है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको दूसरे नंबर का या फिर तीसरे नंबर का कॉलेज मिल जाए या फिर पहले नंबर का कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लॉट राउंड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। फ्लॉट कर सकते हैं, आपको जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम दूसरे राउंड के लिए जाएंगे तो जो अभी हमें कॉलेज मिला हुआ है, जो हमें ब्रांच मिली हुई है, आगे चल के हमें नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे राउंड के लिए जाते हैं, ठीक है, आपने फ्लोट कर दिया, तो अभी के टाइम पे जो आपको कॉलेज आपको मिला है, फॉर एग्जांपल कि आपका ये चौथा कॉलेज है या फिर आपका 5वां कॉलेज आपको मिला हुआ है, इसमें जो आपको सीट्स मिली हुई है या फिर आपको जो यहाँ पे ब्रांच मिली हुई है, ये तो आपको मिली हुई है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आपका तीसरे नंबर पे या फिर दूसरे नंबर कॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कि आपको चौथा जो कॉलेज मिला था उसकी जगह पे आपको 5वां कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपका ये चौथा कॉलेज जो है ना वो आपका तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके जो आपके कॉलेजेस मिला हुआ है उससे भी नीचे का कॉलेज मिलेगा। आप जब भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे तो आपको ऊपर वाले ही कॉलेजेस मिलने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड वाला ऑप्शन क्या होता है कि स्लाइड अब ये होता है कि जैसे कि आपको ये 5वां कॉलेज मिल गया या फिर चौथा कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको जो ब्रांच है उसी कॉलेज में आपको ब्रांच अपना चेंज करवाना है। बहुत सारे उनको क्या होता है कि उनके टॉप लेवल के जो उन्होंने कॉलेज को डिसाइड किया था, हो सकता है कि आपने दूसरे नंबर अपने कॉलेज को डिसाइड किया था और दूसरे नंबर पे कॉलेज में आपको जो ब्रांच है वो अच्छी नहीं मिली, हो सकता है यहाँ पे मैकेनिकल मिल गया हो या फिर आपको केमिकल वाला मिल गया हो और आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच चाहिए, तो आप यहाँ पे स्लाइड राउंड के लिए जा सकते हैं, यानी कि सेम कॉलेज में आप दूसरे ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीज का, फ्लोट एंड स्लाइड का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सीए से भी काउंसलिंग क्या होता है। देखो यार, जोसा काउंसलिंग के बाद जो आपकी सीटें बच जाती है, जैसे आपको बताया कि जोसा काउंसलिंग में 58,000 प्लस सीटें आपकी होती हैं जो आपको एडमिशन देती हैं, और उनमें से जो भी सीट आपकी बच जाती है उनमें आपका एडमिशन होता है सीएसएबी काउंसलिंग, यानी कि सेंट्रल सीट अलॉटमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे एनआईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस और आपके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू आप आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। आपको सिर्फ एनआईटी कॉलेजेस में, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में या फिर जो आपके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो सीटें बच जाती हैं वो आपको एडमिशन देती हैं आपके सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। अब ये काउंसलिंग कब कराई जाती है, ठीक है, ये काउंसलिंग होती है आपके जोसा काउंसलिंग के खत्म होने के बाद, यानी कि जोसा काउंसलिंग के जब आपके 5 राउंड जो आपके होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपकी सीएसएबी काउंसलिंग कराई जाती है। ये आपकी अगस्त से लेकर सितंबर महीने से आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। जोसा काउंसलिंग आपकी
जून या फिर जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाती है और ये आपके अगस्त से लेकर सितंबर में आपके यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो ये चीजें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, आपको बता दिया। फिलहाल हम बात करते हैं कि कैसे आपको जोसा काउंसलिंग का आपको प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे आप कर लेते हैं, आपके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जेईई मेंस में आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपकी चॉइस फिलिंग होगी। सेम प्रोसेस आपको होता है जैसे आपका जोसा काउंसलिंग में जो भी आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, सेम प्रोसेस होता है। इसमें आपको फिर से अपने कॉलेज ऑफ ब्रांच को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। इसमें आमतौर पर 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जोसा काउंसलिंग जो होता है इसमें कितने आपके राउंड्स होते हैं, पहले 6 होते थे, अभी 5 होते हैं। लेकिन अगर हम सीएसएबी काउंसलिंग की बात करते हैं ना, सीएसएबी की, ठीक है, सीएसएबी, ठीक है, तो इसमें आपके सिर्फ आपके 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पहले राउंड में अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे राउंड में एडमिशन ले ही लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सीट कंफर्मेशन होता है। ठीक है, सीट कंफर्मेशन होने के बाद आपका सीट कंफर्मेशन आपको फीस देना पड़ता है और अपना डॉक्यूमेंट जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बताया कि आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपना सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। ठीक है, स्टेप प्रोसेस को हम थोड़ा सा लंबा नहीं कर रहे हैं। सीएसएबी काउंसलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप से होता है, टाइप्स 1 में आपके क्या होता है, जो भी आपकी सीटें बची रह जाती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। दूसरे में क्या होता है, जो आपके काउंसलिंग होती है ना, वो होती है आपके ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नॉर्थ ईस्ट या फिर जो यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सीएसएबी की काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो भी नॉर्थ स्टेट वाले स्टूडेंट है या फिर जो आपके यूनियन टेरिटरी आती है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी में जो भी आती है स्टेट आपकी आती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे स्टूडेंट के लिए आपकी काउंसलिंग आपकी होती है आपका सीएसएबी NEUT। ठीक है, यानी कि जो आपके यूनियन टेरिटरी आपकी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा होता है आपका यहाँ पे सीएसएबी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्स्ट्रा जो सीट्स होती है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं या फिर बहुत सारी आपकी स्पेशल सीट्स होती हैं, ठीक है, जेईई मेंस के अंदर, वो स्टूडेंट के लिए अलग से आपकी सीएसएबी की काउंसलिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये आपकी स्पेशल राउंड्स होते हैं जो आपके 2 राउंड्स होते हैं। पहला क्या होता है, जो भी आपकी यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो आपके स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सीएसएबी की काउंसलिंग बेसिक कराई जाती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिक्स डिफरेंस क्या होता है जोसा काउंसलिंग या सीएसएबी काउंसलिंग में। देखो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपको तो पता ही होगा, ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्स में इसके बारे में बात किया है। काउंसलिंग के टाइप्स क्या होता है, ये आपकी मेन काउंसलिंग होती है। ठीक है, और ये आपकी एक्स्ट्रा काउंसलिंग होती है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन जोसा काउंसलिंग के दौरान अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपको कोई भी सीट्स नहीं मिल पाती है और जो सीटें आपके बच जाती हैं वो आपके सीएसएबी काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन दे देती हैं। ठीक है, कॉलेजेस कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आपके सभी कॉलेजेस हो गए, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हो गए, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके इसमें सीएसएबी काउंसलिंग में, तो आईआईटी कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाकी सभी कॉलेजेस करते हैं। ठीक है, कितने राउंड्स होते हैं इसमें, लगभग आपके 5 या फिर 6 राउंड्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका पर्पस क्या होता है, जो आपके इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपके आईआईटी कॉलेज है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी कॉलेज है, उनकी जो मेन सीटें हैं वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिल जाती हैं और कुछ सीटें जो बच जाती हैं या फिर कुछ सीटें जो आपकी स्पेशल सीट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं, आप हो सकता है कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, उन स्टूडेंट की जो सीटें बच जाती हैं वो सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे डिफरेंस होता है सीएसएबी काउंसलिंग में और जोसा काउंसलिंग में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर अगर हम जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो जेईई मेंस में रैंक आई है वो सबसे बेस्ट रैंक आई है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, एनआईटी की बात करते हैं तो एनआईटी जो आपका त्रिपुची है। ठीक है, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्या हैदराबाद में है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, तो ये काफी फेमस कॉलेजेस है और इनके लिए जो आपकी जेईई मेंस में परसेंटाइल होनी चाहिए, जो आपका मार्क होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मांगा जाता है। अब कुछ टिप्स भी यहाँ पे आपको दे देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि चॉइस फिलिंग को आपको सोच समझ के करना है। ठीक है, अब जब भी चॉइस फिलिंग आप कर रहे हो तो उसमें आपको अपना कॉलेज और अपनी ब्रांच को आपको चूज करना पड़ता है। तो आपको जो रियलिस्टिक आपकी ब्रांच आई है ना, आपकी जो रैंक आई है, रियलिस्टिक कॉलेज को ही चूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका जो परसेंटाइल आया है जेईई मेंस में वो 90 परसेंटाइल है या फिर 95 परसेंटाइल है और आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आपको अगर आपकी जेईई मेंस में परसेंटाइल काफी अच्छी आई है तो उसके अनुसार आपको कौन सी बेस्ट ब्रांच मिल सकती है, कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ये आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है। तो आपके रैंक अनुसार और आपके कॉलेज के अनुसार कौन मिल सकता है। देन फ्रीज फ्लोट का जो ऑप्शन है ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी हमने काफी डिटेल्स में इस वीडियो में समझा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो फिर से आप रिवाइव करके उसे 2 बार देख लीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी करके रखना है, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपका हो गया, और भी आपकी जो चीजें होती हैं उन्हें पहले से ही रेडी करके रखिए और उसमें आपको नाम में या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट डेट को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट को
मिस कर देते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं रखना है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया जोसा काउंसलिंग एंड सीएसएबी काउंसलिंग के बारे में। और इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल्स में सारी चीजों को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप जो भी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है अच्छे से आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट भी आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।